गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 17 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही इसका सुपर फास्ट का जो करंट अफेयर का रिवीजन है आप उसको ज़रूर देखिएगा, और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा यानी बिरसा मुंडा को क्या मान लिया गया है? भगवान माना गया है। तो के सम्मान में देश भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो ये दिवस मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 2021 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये गौरव दिवस के दिन पे प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का आयोजन किया गया है। तो ये जो दोनों मिशन आयोजन है आप याद रखिएगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा और विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह है ना, इसके विकास के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है, ये मिशन आप कन्फर्म याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने CERT इन ने वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो इसमें क्या होता है? कहता है कि ये जो है ना CERT जो होता है ये क्या है? एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, और इसमें क्या होता है ना कि साइबर क्राइम होता है ना, उसकी रिपोर्ट इसमें जारी किया जाता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था। और किस मंत्रालय से? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है ये काम करता है। कौन? तो CERT जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या है ना कि साइबर हमलों से जुड़ी घटनाओं को रोकथाम करना है, यानी जितना भी साइबर क्राइम होता है ना उसको रोकने का काम किसका है? इसी का है, CERT का काम है। और कहता है कि 2022 में जब ये लगभग रिपोर्ट प्रस्तुत किया था तो इसमें 13.9 लाख साइबर घटना को प्रतिक्रिया दिया था। कौन दिया था? तो CERT थी। आप इसको इम्पॉर्टेंट मान के आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया था? तो ये जो अवार्ड दिया गया है तो ये दिया किनको? सलमान रश्दी को। और सलमान रश्दी का है एक लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं। और ये जो अवार्ड दिया गया ना लाइफ टाइम वाला, तो ये लाइफ टाइम जो अवार्ड दिया गया है तो लाइफ टाइम में जो अवार्ड जब दिया गया है किनको? सलमान रश्दी को। तो ये जो अवार्ड है ना ये पहला इसका संस्करण था। ये क्या था? इसका पहला संस्करण था। और ये जो पहला संस्करण है तो किसके द्वारा दिया गया था? तो अपर ईस्ट साइड वाल्कव हेवल सेंटर के द्वारा इनको दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है आप ये भी याद रखिएगा। और कौन सा संस्करण है? तो प्रथम संस्करण है। और इनको 2023 में यानी अक्टूबर महीने में भी एक अवार्ड मिला था। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इनको दिया गया था, क्योंकि ये जो है ना हमेशा ये क्या है ना चर्चा में रहते हैं। हमें हर एक समय जो है ना कुछ ये पुस्तक को लॉन्च करते रहते हैं। तो इस समय जो इनको जर्मनी का शांति ट्रेड्स पुरस्कार के लिए जर्मनी में जो शांति पुरस्कार दिया जाता है जर्मन बुक ट्रेड्स, वो इनको अक्टूबर महीना में मिला था। तो ये भी याद रखिएगा। और 1981 ईस्वी में मिनांडर के लिए चिल्ड्रेन के लिए जो मिनांडर के चिल्ड्रेन है ना इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा को पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्करण कौन सा है? 9वां है। महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो फरीदाबाद में हो रहा है। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में है। तो यह देखिए कौन सा संस्करण हो रहा है? तो 9वां संस्करण हो रहा है। कब होगा? तो 2024 में होगा। लेकिन 2024 में होगा, लेकिन संस्करण कब का है? तो 2023 का ये आयोजन है। लेकिन होगा कब? तो जनवरी 2024 में। और जनवरी में कब होगा? तो 17 से लेके 20 जनवरी 2024 तक होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो संस्करण होने वाला है तो ये 9वां संस्करण होने वाला है, लेकिन है किस ईयर का? तो 2023 का है। इसका थीम क्या रहने वाला है? तो इसका जो थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोकार्पण, यही इसका क्या है? थीम है। तो अब थीम इसका याद रखिएगा। और कब से कब हो रहा है ये याद रखिएगा। कहाँ पे हो रहा है ये याद रखिएगा।
इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत 2015 में नई दिल्ली में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो सम्मेलन का जो शुरुआत कहाँ किया गया था, तो ये क्या है, तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का है। तो शुरू किया गया था 2015 में और ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। तो कुछ और सम्मेलन देख रहे थे, जैसे पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष और शिखर सम्मेलन P20 कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार है ये आप याद रखिए, वुड मैकेंजी के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉडल निर्माता बन जाएगा? तो दूसरे नंबर तक, सबसे पहले कि कितने नंबर के बनेगा, दूसरा नंबर के बनेगा, याद रख किसके द्वारा? तो वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार, ये याद रखना है। और सौर मॉडल के निर्माता बनेगा, तो कब तक बनने का घोषणा किया गया है? तो 2025 तक। इसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया से क्या निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। अभी क्या है, दक्षिण जो पूर्व एशिया है उससे हम लोग क्या है, पीछे हैं। तो 2025 तक है, किसको पीछे छोड़ के? तो ये ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है दूसरे नंबर पे बड़ा सौर मॉडल में आएगा, तो किसको पीछे छोड़ आएगा? तो दक्षिण पूर्व जो है ना एशिया का, इसको छोड़कर क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो इसके बाद है हमारा जो भारत हो जाएगा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब वुड मैकेंजी के अनुसार भारत और अमेरिका ने 2022 से 200 गीगा से भी अधिक नियोजित मॉडल क्षमता घोषणा कर चुका है, यानी 200 से गीगा से ज़्यादा घोषणा कर चुका है। इस आधार पे ये जो रिपोर्ट दिया गया है ना वुड मैकेंजी के अनुसार कि भारत जो है 2025 तक दूसरे अर्थव्यवस्था यानी दूसरे नंबर के सौर मॉडल का निर्माता बन जाएगा। और इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी AEI ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत घरेलू उत्पादन की जो क्षमता है 2027 तक कितना 70 गीगावाट पार कर जाएगा। तो किसके अनुसार? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार कहा गया है। यानी पिछले महीना में एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत जो है ना घरेलू उत्पादन क्षमता 2027 तक कितना पार कर जाएगा? तो 70 गीगावाट से अधिक पार करेगा। तो इसको आप क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेकिन ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र किया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शिप टू शिप, पहले क्या था ना एयर टू एयर होता था। एयर टू एयर का कहने का मतलब है कि जब हेलीकॉप्टर में अगर एक हेलीकॉप्टर में तेल समाप्त हो जाता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर उसके ऊपर आकर क्या होता था, जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आकर इसमें तेल भर देता था। शिप में व्यवस्था नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या है शिप ने ये व्यवस्था किया है। तो किस कंपनी ने किया है? तो गेल कंपनी ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शिप लागत को कम करना। यानी शिप लागत क्या होता है, मान चलिए यहाँ पे शिप में तेल खत्म होने का रहता था, फिर यहाँ पे अपना बंदरगाह तक आता था, फिर यहाँ शिप तेल भरकर यहाँ आता था। तो यहाँ से यहाँ आने और जाने में जो समय की बर्बादी होता था और तेल की बर्बादी होता था, तो इसको कम करने के लिए जो है ना ये जो है शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र शुरू किया गया है। और गेल की स्थापना कब किया गया था? तो गेल क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ये भी याद रखिएगा, गेल कैसा कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। और इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। किसका? गेल का। और इसका महानिदेशक कौन है? तो संदीप कुमार गुप्ता है। तो इसे इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लाइसेंस दिया गया है? तो लाइसेंस दिया गया है ताकि सैटेलाइट से, पहले क्या है कि फाइबर जियो जाता था ना, तो वो जब न ख़त्म हो जाएगा अब आएगा एक सैटेलाइट से, आपको कोई तार के नहीं यानी वायरलेस हो जाएगा। तो इसको दिया गया है जियो और वन वेब का। तो वन वेब में शामिल कौन है? भारतीय एयरटेल कंपनी जो है शामिल है। और जियो तो अपना जियो धन है ही। तो अभी कुछ दिन पहले क्या था, जियो जो है ना वो इंटरनेट से डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? तो सैटेलाइट से डायरेक्ट आपको इंटरनेट प्राप्त होगा। इसके लिए जिसको लाइसेंस प्राप्त किया है, और लाइसेंस जो है प्रदान कौन किया है? तो दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आभासी प्रारूप में दूसरे
वायर ऑफ ग्लोबल, दूसरे वायर्स ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये जो मेज़बानी किया जाएगा भारत के द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। और कौन सा ये संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण है। और इस संस्करण का जो है ना आपको याद रखना है, थीम जरूर याद रखना है। थीम थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी थीम आपको याद रखना होगा क्योंकि थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो टुगेदर फॉर एवरी वन ग्रोथ विथ एवरी वन ट्रस्ट एंड डेट ऑफ द कंक्लूडिंग लीडर्स द सीजन इज ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन ट्रस्ट। ये जो है इसका थीम तो थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देखिएगा तो याद आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा नहीं, टुगेदर एवरी वन करके याद रखिएगा तो इस सम्मेलन का आपको याद रहेगा। और इस जो सम्मेलन हुआ इसमें कितना देश शामिल है? तो 125 देश। और किसके? तो साउथ ग्लोबल का। ये जो ग्लोब होता है ना, ये साउथ का जो देश पड़ता है, ये ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट हो जाता है, नीचे साउथ वाला हो जाता है। तो साउथ पार्ट के जितने भी देश है ना, ये इसमें से 125 देश इसमें शामिल हुआ। तो यही इसका क्या है, मेन क्वेश्चन बनता है। तो आप इससे कितना देश शामिल होता है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। केवल संस्करण है और कहाँ पे हो रहा है? ये 3-4 क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। तो आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। और सुपर फास्ट सीरीज का ये 8वां नंबर है और इसको आप लोग याद है। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें रिवीजन करते हैं। अच्छा, हाल ही में दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो 13 नवंबर को दयालुता दिवस मनाया गया है। किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर्स ने अपनी पहली उड़ान भरा है? तो ये कहाँ का भरा है? अमेरिका का है। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा और आपको एकदम 100% अटेम्प्ट करके आना है। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बना? तो डायना एडुल्जी जो बना है ये पहला हॉल ऑफ फेम में। उसके पहले जो राहुल द्रविड़ भी है हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुब्रत राय थे। अंतरिक्ष यात्री बोरमैन का निधन हो गया है, उन्हें किस मिशन कमांडर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा? तो अपोलो 8 के लिए उनको याद किया जाएगा क्योंकि अपोलो 8 का ये क्या थे? कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने जेनरेटिव AI मॉडल गुस्से AI की अनावरण किया है? तो सैमसंग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में इन्फेंट्री कमांडरों का सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो ये आप इन्फेंट्री कमांडर का जो संपन्न हुआ है ये महू जो पड़ता है कहाँ पे? तो MP में पड़ता है। भारत किस देश से ईगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदने की घोषणा किया है? तो ईगला एंटी जो है ना ये किसके साथ? तो रूस के साथ खरीदने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो परनीत कौर जीता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो उसी का हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिवीजन करते हैं। किस शहर में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में। किस मोटर कंपनी द्वारा AVTR 1922 भारत का पहला LNG संचालित ट्रक होगा? तो एक LNG ट्रक अभी क्या चला था? तो वो चला था शिप टू शिप चला था और ये क्या है? अशोक लीलैंड के द्वारा ट्रक का संचालन किया जाएगा। कौन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट, यानी कल के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन किए थे कि स्काई ड्राइवर जो थे कौन? शीतल महाजन जो थे, कितना से 21,500 फीट से हेलीकॉप्टर से स्काई ड्राइव से क्या किया है? वो छलांग लगाया और छलांग लगाने के बाद जो है ना वो कितना किलोमीटर? तो 17,000 था। याद है आपको कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर छलांग लगाने के बाद वो उतरा था? तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वो 17,444 फीट जो है उसके ऊपर काला पत्थर शिखर पर क्या वो उतरा था, ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने भारतीय नौसेना सेमिनार 2023 की आत्मनिर्भर वायुसेना की मेजबानी की है? तो ये कोची ने किया है। किस व्यक्ति ने पावर पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो RK सिंह ने किया है पावर पवेलियन उद्घाटन। नासा इसरो ने प्रत्येक कितने दिनों में ग्लोबल मानचित्रण करने वाले संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है? तो ये 12 दिन, यानी प्रत्येक 12 दिन पे क्या करेगा, वो ग्लोब का फोटो जो है नीचे भेजेगा, तो उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही।